हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए यूपी पीसीएस 2020 में हुआ सामान्य अध्ययन GS 1 पेपर सॉल्व किया जा रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ 1 से 75 तक के क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन दिया गया है। बाकी 75 से 150 तक के क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। 2020 GS 1 पेपर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे आपको देश दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी राजधानी। ये चारों ही देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए क्या है, मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात, ये हमारा सही मैच है। फिर ऑप्शन बी क्या है, ट्यूनीशिया, इसकी राजधानी क्या है, ट्यूनिस, ये भी हमारा सही मैच है। फिर ऑप्शन सी अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीयर्स, ये भी हमारा सही मैच है। फिर ऑप्शन डी केप वर्डे, इसकी राजधानी बामको नहीं है, इसकी राजधानी क्या है, प्राय। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी हमारा सही मैच नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बामाको किसकी राजधानी है, ये माली देश की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद को हम नर्मदापुरम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह शहर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर, जहाँ पे नर्मदा नदी तवा नदी से मिलती है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी और इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था कि तवा बांध के कारण, तवा डैम के कारण जल भराव हो रहा था, साथ ही साथ सैलिनिटी जिसे हम लवणता भी कहते हैं, वो बढ़ रही थी। तो उसी के खिलाफ ये मिट्टी बचाओ आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसके समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मैग्नीज। पोस्टमार्सबुर्ग साउथ अफ्रीका के उत्तरी केप प्रोविंस का एक टाउन है, जहां पर दुनिया भर में पाए जाने वाले मैग्नीज एस का एक प्रमुख सोर्स है, मीन्स भंडार है। ठीक है फ्रेंड, इस जगह पे दो तरह की बेल्ट पाई जाती है। पहली बेल्ट है फेरोजीनियस मैग्नीज एस की पश्चिमी बेल्ट और दूसरी बेल्ट है सिलीसियस मैग्नीज एस की पूर्वी बेल्ट। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक मीन्स नेचुरल प्रोसेस है, जिससे कि पृथ्वी की सतह गर्म होती है। सूरज से जब ऊष्मा पृथ्वी पर रेडिएशन मीन्स विकिरण के थ्रू आती है, ये पृथ्वी है, अर्थ, ये सन है। जब हीट एनर्जी या ऊष्मा पृथ्वी पे आती है तो उसका लगभग आधे से ज़्यादा मीन्स 55% भाग क्या होता है, पृथ्वी से टकरा के वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी 55% रिफ्लेक्ट हुए भाग को हम क्या कहते हैं, अल्बीडो। ये भी क्वेश्चन पीसीएस पेपर में पूछा था कि सूर्य की जो एनर्जी है जो पृथ्वी से टकरा के वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्बीडो। बाकी 40 से 45% भाग पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर वेपर। इन गैसों के कारण क्या की जाती हैं, अवशोषित मीन्स एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और फिर बार बार क्या होती हैं, री रेडिएट मीन्स उनका विकिरण क्या होता है, बार बार होता है, जिससे कि पृथ्वी क्या होती है, धीरे धीरे गर्म होती है। और अगर ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है फ्रेंड, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान क्या होगा, कितना होगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का आपको सही से मैच करना है।
लिस्ट 1 में पर्वत दिए गए हैं माउंटेन, और लिस्ट 2 में वो देश जहाँ पे वो पर्वत स्थित है। सबसे पहले ऑप्शन ए एटलस। एटलस पर्वत कहाँ है? ये अफ्रीका के मोरक्को देश में। ए का हमारा 4 से मैच कर गया। फिर बी कलिमंजारो। कलिमंजारो अफ्रीका के ही तंजानिया देश में स्थित है, तो बी का 3 से मैच कर गया। फिर सी क्या है? चिमरोजो। चिमरोजो कहाँ है? ये साउथ अमेरिका के इक्वाडोर देश में, तो सी का हमारा 2 से मैच कर गया। फिर लास्ट में क्या बचा? पाइरेनीज। पाइरेनीज पर्वत कहाँ है? ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है, तो डी का हमारा 1 से मैच कर गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया में कम्युनिटीज का सक्सेसिवली चेंज के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी सी है। ठीक है फ्रेंड, इसे हम एक एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए कोई ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे सॉइल है। ठीक है फ्रेंड, कुछ टाइम बाद यहाँ पे काई जम जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएंगे, ये पहली कम्युनिटी हो गई। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे यहाँ पे छोटी छोटी घासें उगाएंगी, ये उसके बाद वाली समुदाय है जो कि पहले वाले समुदाय को रिप्लेस कर दिया। फिर और जैसे जैसे टाइम बीतेगा इन घासों की लंबाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब ये वाला समुदाय है वो पहले वाले समुदाय को रिप्लेस कर दिया। फिर और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये बड़ी घासें झाड़ियों में क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। अब ये झाड़ियाँ बड़ी घासों को रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद जैसे जैसे और टाइम बीतेगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या होंगे? बड़े बड़े वृक्ष उग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, बड़े बड़े पेड़ उगाएंगे। अब ये पेड़ झाड़ियों को रिप्लेस कर दिया। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कम्युनिटीज का जो एक सक्सेसिवली चेंज होता है, मतलब जो दूसरी वाली कम्युनिटी है मीन्स समुदाय है वो पहले वाले समुदाय को रिप्लेस कर दे रहा है, उसके स्थान पर आ जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? सीयर। सबसे पहले वाले कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? इनिशियल कम्युनिटी। और सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स। उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। क्लाइमैक्स में क्या होता है? बड़े बड़े वृक्ष मीन्स फॉरेस्ट, और इनिशियल में क्या हो गया? सॉइल और काई मीन्स मतलब यहाँ पे सॉइल में जो काई और बैक्टीरिया उग रहे थे वो इनिशियल कम्युनिटी में आ गए। अब हम बाकी के भी टर्म देख लेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन ए पारिस्थितिकी अनुक्रम, जिसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटीज समय समय पे चेंज होते रहते हैं। जब किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति या जंतु प्रजातियों के समुदाय या कम्युनिटीज समय के साथ किसी दूसरे समुदाय में बदलते हैं या दूसरी कम्युनिटी उनका स्थान ले लेती है, तो उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। आप पारिस्थितिक अनुक्रम और सीयर में कंफ्यूज मत होइएगा। सीयर ये पारिस्थितिकी अनुक्रम का एक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, पारिस्थितिकी अनुक्रम ये पूरा प्रोसेस होता है, जबकि सीयर क्या है? उसका एक पार्ट है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी समुदाय गतिकी या कम्युनिटी डायनेमिक्स। ये क्या होता है? जीव जंतुओं और वनस्पतियों के समुदाय के चेंज और डेवलप होने के प्रोसेस को हम कम्युनिटी डायनेमिक्स या समुदाय गतिकी कहते हैं। फिर ऑप्शन डी है जैव भार का पिरामिड। ये क्या होता है? इसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दिया है। और तीसरा टाइप क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है फ्रेंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है? इकोसिस्टम के डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल, ट्रॉपिक्स को हम क्या कहते हैं? स्तर, अलग अलग स्तर के बायोमास को दिखाने का एक ग्राफिकल मेथड होता है। अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो ये क्या होता है? ये भी इकोसिस्टम के डिफरेंट टॉपिक लेवल के जो कंज्यूमर हैं उनको रिप्रेजेंट दिखाने का एक मेथड होता है। फिर एनर्जी क्या है? ये भी इकोसिस्टम के डिफरेंट टॉपिक्स मीन्स स्तर की एनर्जी दिखाने का एक तरीका होता है। तो ये सभी आप अच्छे से याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया की किंटा घाटी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, किंटा घाटी में टीन बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत आसानी से ईजिली निकाला जाता है। किंटा घाटी किंटा नदी से बनी है, जो कि सुंगाई पेरेक नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड, दुनिया भर में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? चीन, फिर उसके बाद इंडिया, फिर केनिया, फिर श्रीलंका। फिर रबड़ का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? सबसे पहले थाईलैंड है, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर अपना भारत। फिर उसके बाद कहवा, कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? मीन्स किस नेचुरल सब्सटेंस में आयरन प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म है एमबी। मायोग्लोबिन आयरन और ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि हमारे हार्ट और स्केलेटल मसल में पाया जाता है। मायोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन स्टोर यूनिट भी कहते हैं। जब हमारे हार्ट या स्केलेटन मसल में कोई इंजरी, चोट लग जाती है, तो मायोग्लोबिन हमारे खून में रिलीज होता है और वर्किंग मसल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे कि चोट जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बाकी के भी टर्म देख लेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन ए है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरे पौधे में पाया जाता है। क्लोरोफिल की मदद से हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाते हैं। फिर उसके बाद है ऑप्शन बी, कोलेजन। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो कौन सा है? कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में हड्डियों, बोन्स, मसल्स और स्किन में पाया जाता है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी, केराटिन। केराटिन भी एक प्रोटीन का टाइप है, जिससे कि हमारे बाल, स्किन और नाखून बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? मीन्स इक्वेटर किन कंट्रीज से पास नहीं होता है? अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के 6 देशों से होके इक्वेटर भूमध्य रेखा पास होती है, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है? गबन देश है, फिर उसके बाद कांगो है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, फिर उसके बाद युगांडा है, फिर नेक्स्ट केनिया है और सबसे लास्ट में सोमालिया है। तो ऑप्शन 3 भूमध्य रेखी गिनी और ऑप्शन डी रवांडा इन देशों से भूमध्य रेखा पास नहीं करती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। मीन्स किसी जीन के अंदर बेस सीक्वेंस के चेंज को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। बाकी के भी टर्म देख लेंगे, उनका मतलब क्या होता है। ऑप्शन बी, प्रतिरूपण, जिसे हम क्लोनिंग भी कहते हैं। क्लोनिंग क्या होता है? किसी भी जीव या सेल के सेम कॉपी जनरेट करने की टेक्निक को हम क्लोनिंग करते हैं, जिसका डीएनए भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? संयोजन, फ्यूजन। 2 हल्के नाभिक अगर जुड़ के कोई भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। फिर उसके बाद है ऑप्शन डी, ब्रीडिंग या प्रजनन। ब्रीडिंग क्या है? जेनेटिक प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम प्लांट और एनिमल की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में पंचायती राज सिस्टम का प्रोविजन दिया गया है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, भाग 9 पार्ट 9 में, जो कि आर्टिकल 243 ए से लेके आर्टिकल 243 ओ तक है। ठीक है फ्रेंड, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संवैधानिक संशोधन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जोड़ा गया, जो कि
1992 में भी हुआ, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर और भी पार्ट है जिन्हें हम देख लेंगे कि उनमें कौन सा प्रोविजन दिया गया। सबसे पहले ऑप्शन बी, भाग 6। भाग 6 में राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। फिर उसके बाद भाग 3 ऑप्शन सी, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मीन्स मूलभूत अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। फिर ऑप्शन डी भाग 4 का, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स मूलभूत कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51 ए में है, उसके बारे में बताया गया है। मूलभूत कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन, जिसे हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, उसके बाद जोड़ा गया। ये अमेंडमेंट 1976 में हुआ। अब भाग 4 में क्या है, पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। अगला क्वेश्चन है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, फोटो सेल। फोटो सेल का इस्तेमाल फायर अलार्म में किया जाता है। फायर अलार्म सिस्टम स्मोक, फायर और कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करता है। फायर अलार्म सिस्टम के 4 की फीचर होते हैं या फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या है, डिटेक्ट करना, फिर उसके बाद अलर्ट करना, फिर मॉनिटर करना, और लास्ट में क्या है, कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? मीन्स इंडियन फेडरल सिस्टम में थर्ड टायर कब जोड़ा गया? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में इंडियन फेडरल सिस्टम के 3 टायर होते हैं। पहला टायर है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा है पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज। 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक एडिशनल गवर्नमेंट को जोड़ा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज। पंचायत को 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद और म्यूनिसिपालिटीज को 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक मीन्स पॉलीमर एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबड़ है, ना कि थर्मोप्लास्टिक। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नियोप्रीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? पहला है नए राज्यों का गठन, ये सही है। बी क्या है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये सही है। तीसरा क्या है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, ये आर्टिकल 3 में नहीं आता। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन किस ऑर्गन से स्टार्ट होता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, आमाशय, स्टोमक से। स्टोमक से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है। आमाशय से स्टार्ट होकर छोटी आंत में खत्म होता है। आमाशय में HCl और प्रोटीज एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड की स्मॉल चेन में ब्रेक करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? मीन्स किन ऑफिशियल्स को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता? 1 क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मीन्स हाई कोर्ट के जज। दूसरा क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों मीन्स सुप्रीम कोर्ट के जज। तीसरा क्या है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग मीन्स UPSC का चेयरमैन। चौथा क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मीन्स कैग। तो UPSC के चेयरमैन को हटाने में संसद का कोई रोल नहीं होता। UPSC के चेयरमैन को हटाने की पावर सिर्फ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सिर्फ 3 सही है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 3। उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 214 में। प्रेजेंट में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124 में।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी। यूपीएससी कौन से आर्टिकल में है? यूपीएससी आर्टिकल 315 में है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 148 में। कैग का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है और 65 वर्ष की आयु तक, जबकि यूपीएससी चेयरमैन का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल का होता है, वो भी 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। ह्यूमन डाइट में अगर हम पॉलिश किए हुए राइस का यूज करें तो कौन सा डिजीज होता है? क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन। और थायमीन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बेरी बेरी। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें बच्चों की हड्डियां मुलायम और कमजोर हो जाती हैं। फिर ऑप्शन बी क्या है? रक्त अल्पता, इसे हम एनीमिया भी कहते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। फिर ऑप्शन सी है घेंगा, ये आयोडीन की कमी से होती है, जिससे हमारा गला जो है वो फूल जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। पंचायत इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन मीन्स राज्य निर्वाचन आयोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? मीन्स ह्यूमन में कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? नेफ्थोक्विनोन। और विटामिन के को हम एंटी हेमरेज विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के सबसे ज़्यादा पालक, पत्ता गोभी और फूल गोभी में पाया जाता है। अब हम विटामिन ई भी देख लेंगे। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। इसे हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। फिर उसके बाद है ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए है अंतरराज्य परिषद मीन्स इंटर स्टेट काउंसिल, ये अनुच्छेद 263 में है, ये सही मैच है। फिर बी क्या है? वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ये 280 में है, ये भी हमारा सही मैच है। फिर ऑप्शन सी क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो कि आर्टिकल 230 ए 230 का में है, ये भी हमारा सही मैच है। और ऑप्शन डी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग मीन्स यूपीएससी, ये अनुच्छेद 315 में, मीन्स ये चारों ही सही मैच है। तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कथन क्या है? मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। मीन्स ब्रेन हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ये कथन हमारा सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये भी हमारा सही है। ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इन दोनों के अलावा मस्तिष्क के ब्रेन के और भी काम होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर, तापमान को क्या करना? मेंटेन रखना, और ब्रीथिंग, सांस लेने की क्रिया को भी क्या करना? बैलेंस करना। ठीक है फ्रेंड। किसी वयस्क इंसान में ब्रेन का भार उसके वेट का लगभग 2% होता है।
मान लीजिए किसी पर्सन का वेट अगर 100 किलो है तो उसके ब्रेन मस्तिष्क का भार कितना होगा, 2 किलो। हमारे मस्तिष्क का जो लेफ्ट साइड है, बायां भाग है, वो हमारी बॉडी के राइट साइड मीन्स दाएं भाग को कंट्रोल करता है, और मस्तिष्क का दायां भाग मीन्स राइट साइड हमारी बॉडी के बाएं भाग मीन्स लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। इसको आप याद रखिएगा। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जिसे हम सेरेब्रम भी कहते हैं, सेरेब्रम, वो लगभग ब्रेन का 80% होता है, और ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। एटमॉस्फेयर से हम जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं उसका लगभग 20% हिस्सा ब्रेन यूज करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर आपको कोई टेंशन हो तो लंबी लंबी सांसें लीजिए, जिससे कि आपका दिमाग सही से काम करने लगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को डिस्क्राइब करता है? क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे हम गैर संवैधानिक निकाय या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, तो इसका जिक्र संविधान में नहीं मिलता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार ने सीवीसी को संथनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1964 को बनाया था। सबसे पहले सीवीसी कौन थे? नीतूर एन राव। और 2021 में सीवीसी कौन है? 2021 में है सुरेश एन पटेल। ठीक है फ्रेंड, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? मीन्स कौन सा सब्सटेंस ट्री से ऑब्टेन किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, हींग। जो हींग का प्लांट होता है उसके जड़ में जो रस निकलता है, उससे प्राप्त किया जाता है। हींग की सबसे फेमस वैरायटी कौन सी है? फेरुला एसाफाइटिडा। इस वैरायटी के जड़ से जो रस निकलता है तो उसको सुखा के हींग प्राप्त किया जाता है, और ये प्रोसेस होने में लगभग 4 साल लगते हैं, इसलिए हींग महंगा है। भारत में हींग की खेती कहाँ कहाँ होती है? पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। ऐसा कहा जाता है कि भारत में हींग ईरान और अफगानिस्तान से आया था। हर साल भारत लगभग 1200 टन हींग इंपोर्ट करता है, लगभग 600 करोड़ रुपए की। ठीक है फ्रेंड, 600 करोड़ रुपए की हींग क्या करता है? आयात करता है। हम और भी ऑप्शन देख लेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले ऑप्शन बी, शिराजीत हिमालय की चट्टानों से पाया जाता है। यह सफेद और भूरे रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका इस्तेमाल शक्ति को बढ़ाने और कैंसर के सेल को मारने में किया जाता है। फिर ऑप्शन सी है सुहागा सोडियम धातु का एक अयस्क होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। नेशनल वीमेन कमीशन का ये चारों आपको चेयरपर्सन दिए गए हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, इनके नियुक्ति का सही काल अनुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। मीन्स इनके जो अपॉइंटमेंट है उसका आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बनाया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मीन्स गैर संवैधानिक निकाय है, जिसे भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? जयंती पटनायक। कब? 1992 में। फिर उसके बाद वर्ष 2002 में डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी को 2002 में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 2005 में डॉक्टर गिरिजा व्यास को अध्यक्ष बनाया गया 2005 में। फिर 2011 में ममता शर्मा जी को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो हमारा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले 1, फिर 1 के बाद हमारा 4, फिर 3, फिर लास्ट में क्या है? 2।
तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 2018 से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? 2018 से मिसिस रेखा शर्मा, जो कि 2018 से अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। असर्शन ए, कथन ए है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा को इनवर्ट शुगर कहा जाता है, अधिक मधुर होती है। इनवर्ट शुगर सुक्रोज से ज्यादा मीठा होता है क्योंकि इसमें फ्रक्टोज सुक्रोज की अपेक्षा ज्यादा होता है। इनवर्ट शुगर को हम इनवर्ट शुगर सिरप या लिक्विड शुगर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल बेकरी में केक और पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसका कारण क्या दिया है आपको? प्रतीप शर्करा इनवर्ट शुगर को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी हमारा सही है। इनवर्ट शुगर को हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है। इसमें सुक्रोज को पानी के साथ मिलाकर तब तक गर्म करते हैं जब तक कि सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो बॉन्ड है वो टूट ना जाए। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हमारा कारण क्या होगा? वो सही होगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि दोनों कथन ए और कारण आर दोनों अलग अलग सही हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन लिंक नहीं है। अगर आपको लिंक पता करना है तो दोनों कथन ए और कारण आर के बीच में आप क्योंकि लगा दीजिए। अगर स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसे हम फिर से देखेंगे। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है क्योंकि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। क्योंकि इसमें लिंक नहीं कोई आ रहा है। प्रतीप शर्करा मीठा क्यों होता है? क्योंकि उसमें फ्रक्टोज होता है, ना कि वो किस प्रोसेस से किस मेथड से बनाया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, मीन सही एक्सप्लेन नहीं करता। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज का होता है C12H22O11। फिर इनवर्ट शुगर मीन्स प्रतीप शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है? C12H24। इसमें 2 एटम और बढ़ जाते हैं हाइड्रोजन के और O वही रहता है। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ज्ञान, जिसे हम 371 जे भी बोलते हैं, के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? मीन्स स्पेशल स्टेटस किसको दिया गया है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच की जो जगह है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मीन्स संवैधानिक संशोधन बिल 118 के तहत लाया गया है, जो कि 2012 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, अब आर्टिकल 371 में किसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है? वो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच के क्षेत्र को। फिर आर्टिकल 371 ए के तहत नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, लद्दाख को नहीं दिया गया है। फिर आर्टिकल 371 बी, इसमें आसाम को दिया गया। ठीक है फ्रेंड, असम। फिर उसके बाद आर्टिकल 371 सी, इसमें मणिपुर को दिया गया है, मणिपुर को। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको सही से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको धातु दी गई है मीन्स मेटल, और लिस्ट 2 में उस धातु की प्रॉपर्टी मीन्स गुणधर्म दिया गया है। सबसे पहले ए क्या है? ये सोडियम, जिसे हम Na से दिखाते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, मीन्स ए का हमारा 4 से मैच कर गया। फिर है पारा, पारा को हम Hg से दिखाते हैं। पारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह होता है, तो बी का हमारा 2 से मैच कर गया। फिर है चांदी, जिसे हम Ag से दिखाते हैं। चांदी क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक, तो सी का हमारा 1 से मैच कर गया। फिर ऑप्शन डी क्या है? लेड, जिसे हम Pb से दिखाते हैं। लेड क्या है? वो ऊष्मा का कुचालक है, तो डी का हमारा 3 से मैच कर गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए क्या है? मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि पार्ट 4A मीन्स भाग 4 का में दिया गया है, तो ये हमारा सही मैच है।
फिर बी क्या है, राज, राज भाग 6 में दिया गया है, तो ये भी हमारा सही मैच है। फिर सी क्या है, भारत का महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये संविधान के भाग 5 में दिया गया है, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी, सही मैच नहीं है। भाग 13 में क्या दिया गया है, भाग 13 में भारत और उसके क्षेत्र में ट्रेड और बिजनेस करने के जितने रूल और रेगुलेशन है वो दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 301 से 307 के बीच में है। ठीक है फ्रेंड, और ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, वो भाग 14 में दिया गया, ये भी हमारा सही मैच है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको सही से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको सब्सटेंस मीन्स पदार्थ दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उन पदार्थों का क्या यूज मीन्स अनुप्रयोग है वो दिया गया है। सबसे पहले ऑप्शन ए क्या है, नीला थोथा, इसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल हम एज अ कवकनाशी मीन्स फंगिसाइड की तरह करते हैं। इसका इस्तेमाल मेनली कृषि एग्रीकल्चर में किया जाता है, तो ए का हमारा 2 से मैच कर गया। फिर बी क्या है, इयोसिन, इयोसिन एक फ्लोरोसेंट डाई होती है जिसमें ब्रोमीन होता है। ये इयोसिन या तो पिंक कलर की होगी या फिर रेड कलर की होगी, इसलिए इसका यूज किस में किया जाता है, रेड इंक मीन्स लाल स्याही बनाने के लिए किया जाता है, तो बी का हमारा 3 से मैच कर गया। फिर सी क्या है, सिल्वर आयोडाइड, ये तो सभी को पता होगा। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन मीन्स कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किया जाता है, तो सी का हमारा 1 से मैच कर गया। फिर ऑप्शन डी, जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड एक डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिससे कि चूहों और गिलहरियों को दूर किया जाता है। इसका इस्तेमाल कृंतकनाशी, जिसे हम रोडेंट नाशी भी कहते हैं या फिर रोडेंट साइड, तो डी का हमारा 4 से मैच कर गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, मीन्स कौन सा आर्टिकल सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 5 से 11। सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता को संविधान के भाग 2 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, मीन्स कौन आर्टिफिशियली सब्सटेंस नहीं है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, फाइब्राइन। फाइब्राइन सिल्क में पाया जाने वाला एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन बी, लेक्सॉन क्या है, लेक्सॉन एक पॉलीकार्बोनेट है जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल खेल में जो हेलमेट और कंप्यूटर के जो कवर होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ लेक्सॉन का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी, नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है, एक सिंथेटिक रबड़। फिर उसके बाद टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, बहुलक मीन्स पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, इंडियन पार्लियामेंट की सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति, जिसे हम एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं। इसमें 30 मेंबर होते हैं। हम और भी समिति देख लेंगे कि उनमें कितने मेंबर होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए क्या है, लोक लेखा समिति, जिसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं। इसमें 22 मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन सी, लोक उपक्रम समिति, जिसे हम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी कहते हैं। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। फिर ऑप्शन डी, याचिका समिति, जो कि कमेटी ऑन पिटीशन, इसमें 10 मेंबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं, भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है, मीन्स कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। 2019-20 में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि कुल मिला के 16 हैं, इन पर राज्य कितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको नंबर दिया है, मीन्स रैंक दिया है। तो 2019-20 में उत्तर प्रदेश को कितना नंबर मिला था, 55। ठीक है फ्रेंड। अब हम देख रहे हैं कि कितना नंबर पाने पे कौन सी कैटेगरी पे रखा जाता है। अगर किसी राज्य का नंबर 0 से 49 के बीच में है तो उसे किस में रखा जाएगा, एस्पिरेंट मीन्स आकांक्षी में। फिर अगर नंबर 50 से
64 के बीच में है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? परफॉर्मेंस मीन्स अच्छा प्रदर्शन। फिर अगर नंबर 65 से 99 के बीच में है तो उसे क्या कहा जाएगा? फ्रंट रनर मीन्स अग्रणी। फिर अगर नंबर पूरे 100 में से 100 हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? अचीवर मीन्स लक्ष्य प्राप्त करता। तो उत्तर प्रदेश का नंबर क्या था? 55, तो उसे किस कैटेगरी में रखा गया था? अच्छा प्रदर्शन मीन्स परफॉर्मर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब 2020-21 की रिपोर्ट को भी हम देख लेंगे। 2020-21 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को कितना नंबर मिला है? 60। और सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला राज्य कौन सा है? केरल, जिसे कितना नंबर मिला है? 75। फिर दूसरे नंबर पे कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, जिन्हें दोनों को ही 72 नंबर मिला है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा ऑब्लिक से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना मीन्स हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया ऑब्लिक किए गए हैं या हैं? अब ये हृदय योजना क्या है? हृदय योजना का पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना। ठीक है फ्रेंड। इसकी शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के शहरी और विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2021 में शुरू किया था। इस योजना का लक्ष्य मीन्स एम क्या है? पूरे इंडिया में देश भर में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका प्रोटेक्शन मीन्स संरक्षण करना और साथ ही साथ उनको फिर से नया मीन्स रिवेन्युएशन करना। इसमें देश भर के कुल 12 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा शहर भी हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2। वाराणसी और मथुरा के अलावा इसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, पुरी, वेलक्कन्नी और वारंगल शहर भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? आर्टिकल 164 1A के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होता है, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? जितनी काउंसिल में सीट होगी उसका 15%। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या के कुल प्रजनन दर TRF क्या होनी चाहिए? यहाँ पे 2 टर्म है। पहला टर्म क्या है? प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर, जिसे हम रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी कहते हैं। ये क्या होता है? ये वो स्तर, वो लेवल होता है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो पॉपुलेशन जनसंख्या पूरी तरह क्या हो? रिप्लेस हो जाए। ठीक है फ्रेंड। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर। फिर उसके बाद दूसरा टर्म क्या है? कुल प्रजनन दर, जिसे हम टोटल फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये इक्वल टू होता है बच्चों की संख्या अपॉन में क्या होता है? महिला। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 2.1। 2.1 का मतलब क्या है कि एक महिला के पीछे 2 से कुछ ज्यादा बच्चे। ये हमारी कौन सी वैल्यू है? एवरेज वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, केशवनंद भारती वाद 1973 में। 1973 में केशवनंद भारती और केरल राज्य के बीच में एक केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है। भारतीय संसद आने वाले टाइम में अगर चाहे तो संविधान को संशोधित मीन्स अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स आधारभूत ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है फ्रेंड। बाकी तीनों जो केस हैं, ऑप्शन ए गोलकनाथ वाद, ऑप्शन सी शंकरी प्रसाद वाद और ऑप्शन डी सज्जन सिंह वाद, ये तीनों केस किससे जुड़े हुए हैं? ये हैं फंडामेंटल राइट्स मीन्स मूलभूत अधिकार से जुड़े हुए हैं।
जिसमें ऑप्शन सी और डी में शंकरी प्रसाद वाद और सज्जन सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है और उसका हवाला क्या दिया, आर्टिकल 368। ठीक है फ्रेंड। फिर बाद में जब गोलकनाथ वाद हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मूलभूत अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है या है। इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए किन किन मेथड्स का यूज किया जा रहा है। पहला मेथड क्या है, सिर गणना विधि मीन्स हेड काउंट रेशियो, ये सही है। दूसरा मेथड क्या है, कैलोरी ग्रहण मीन्स कैलोरी इनटेक, ये भी सही है। तीसरा क्या है, पारिवारिक उपभोग व्यय मीन्स हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी सही है। चौथा क्या है, प्रति व्यक्ति आय मीन्स पर कैपिटा इनकम, ये हमारा गलत है। प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल राष्ट्रीय आय मीन्स नेशनल इनकम निकालने के लिए किया जाता है, ना कि गरीबी के अनुमान निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, 2 और 3। भारत में गरीबी एस्टिमेट करने के लिए कुछ कमेटियां बनाई गई थी। पहली कमेटी कौन सी है, अलग कमेटी, जिसे 1979 में बनाया गया। दूसरी कमेटी है लाकड़ावाला कमेटी, जिसे 1993 में बनाया गया। तीसरी कमेटी है तेंदुलकर कमेटी, जिसे 2009 में बनाया गया। और चौथी कमेटी है रंगराजन कमेटी, जिसे 2012 में बनाया गया। तो ये कमेटी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A में क्या बताया गया है, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता मीन्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये हमारा सही मैच है। फिर ऑप्शन बी क्या है, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी हमारा सही मैच है। फिर ऑप्शन सी क्या है, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, ये भी हमारा सही मैच है। फिर ऑप्शन डी में क्या दिया है, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण मीन्स सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये हमारा सही मैच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 में क्या बताया गया है कि सभी राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक मेथड से संगठित करेंगे मीन्स इंटीग्रेट करेंगे, और स्पेशली गाय और दूसरे दूध देने वाले जो एनिमल हैं उनको मारने पर बैन लगाएंगे। इसके साथ ही साथ गाय और दूसरे दूध देने वाले जंतुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए भी ठोस कदम उठाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो ये सब आर्टिकल 48 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है या है। आयुष्मान भारत योजना भारत में 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुई। यह एक बीमा योजना है जिसमें भारत में रहने वाले जितने भी गरीब या फिर आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको स्वास्थ्य बीमा मीन्स मेडिकल इंश्योरेंस मुहैया या फिर प्रोवाइड करवाना था, जिसमें प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ठीक है फ्रेंड। अब हम पॉइंट देख लेंगे। पॉइंट 1 क्या है, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। ठीक है फ्रेंड। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर 1 गलत हुआ तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तीनों ही गलत हो जाएगा, सिर्फ हमारा ऑप्शन बी ही बचा, तो ये हमारा सही है। फिर भी हम पॉइंट 2 भी देख लेंगे। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है, ये हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड। इस योजना में जितना भी खर्च आएगा वो 60% केंद्र सरकार उठाएगी और 40% राज्य सरकार उठाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक और स्कीम है जिसे हम गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, गोल्डन कार्ड। इस योजना में जितना भी खर्चा होगा
वो सारा खर्चा कौन उठाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार, ना कि राज्य सरकार। आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 10 करोड़ परिवारों को मेडिकल बीमा देने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर होगा। ये हमारा सही है। केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट के द्वारा ही असाइन की गई लीगल ड्यूटी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है। भारत के महान्यायवादी इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। ये हमारा गलत है। महान्यायवादी का जो मेहनताना या पारिश्रमिक है उसे संसद डिसाइड नहीं करता। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि उसकी सर्विस के बदले उसे कुछ मेहनताना दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पारिश्रमिक। ठीक है फ्रेंड। तो कथन 1 सही है और कथन 2 हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है मीन्स सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले आप ये जानेंगे सस्टेनेबल टूरिज्म होता क्या है। सस्टेनेबल टूरिज्म एक टूरिज्म एक्टिविटी लेवल है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन की जाती है, जिससे कि सोशल, इकोनॉमिक, नेचुरल और इन्वायरमेंट का बेनिफिट होता है। और इसके साथ साथ ही पर्यटन का जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी कम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा 12 एम डिसाइड किए गए हैं जो कि सस्टेनेबल टूरिज्म को इनकरेज करते हैं, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रतिक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है मीन्स इंडियन फेडरलिज्म को हम क्वासी फेडरल भी कहते हैं। ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी मीन्स लेजिस्लेटिव को हम विधायी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका और फाइनेंशियल अथॉरिटी को हम वित्त प्राधिकरण कहते हैं। इन तीनों की शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में किया गया है। ठीक है फ्रेंड। पूरी शक्तियां ना ही राज्य को दी गई हैं ना ही केंद्र को, जबकि इनकी शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में हुआ। इसलिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ये सबसे पहले किसने कहा था? केसी वियर ने। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक सबसे पहले किसने कहा? तो आपका आंसर क्या होगा? केसी वियर। तो कथन ये हमारा यहाँ पे सही हुआ। अब इसका हम कारण देख लेंगे। कारण आर क्या है? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। ये कारण भी हमारा सही है। भारतीय संविधान एक यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम मीन्स एकल न्याय व्यवस्था को प्रोवाइड करता है, जिसमें कि जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में नहीं होती। मीन्स जो न्यायपालिका है उसकी शक्ति का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड। और जो जुडिशरी सिस्टम है उसको जुडिशली रिव्यू की भी पावर प्रोवाइड की गई है। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा यहाँ पे कारण सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप कि कथन ए तथा कारण आर दोनों अलग अलग सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। पहला कथन क्या है? हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल
विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। ये हमारा सही है। नवंबर 2018 में नई दिल्ली के हौज खास में स्थित सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में हौसला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 4 दिनों का प्रोग्राम था। ठीक है फ्रेंड, तो कथन 1 हमारा सही है। अब दूसरा कथन क्या है? यह बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। ये भी हमारा सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, समान विधेयक, जिसे हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन भी कहते हैं। अब ये समान विधेयक होता क्या है? ये किसी भी बिल का एक इनिशियल फेज होता है, जिसे हम शुरुआती चरण भी कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ज्वाइंट सिटिंग होती है, मीन्स संयुक्त बैठक होती है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में भी बताया गया है। इसको आप याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 108 में। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड। अब बिल क्या होता है? बिल एक ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट भारत में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बनाया जाता है, जो कि संसद में पास होने के बाद एक कानून मीन्स लॉ बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। हम और भी बिल देख लेते हैं कि वो किस सदन में पारित होते हैं। सबसे पहले मनी बिल, जिसे हम धन विधेयक भी कहते हैं, ये सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। उसके बाद है संवैधानिक संशोधन विधेयक, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। ये तो या तो लोकसभा में पारित होता है या फिर राज्यसभा में पारित होता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है एप्रोप्रिएट बिल, जिसे हम विनियोग विधेयक भी कहते हैं। ये स्पेंडिंग बिल होता है, जिसमें खर्चों के बारे में बताया जाता है। ये सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। ठीक है फ्रेंड। अब समान विधेयक जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ये इन तीनों बिलों से रिलेटेड किसी भी मैटर पर कंसर्न हो सकता है, जिसपे गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? अब ये 5 ट्रिलियन में कितने रुपए होते हैं? 1 ट्रिलियन में कितने रुपए होते हैं? 1 लाख करोड़। ठीक है फ्रेंड, 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होते हैं, तो 5 ट्रिलियन में कितने होंगे? 5 लाख करोड़। अब यहाँ पे $5 ट्रिलियन बोला है, तो 5 लाख करोड़ में हम $1 में जितने रुपए होंगे उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए इस टाइम $1 में 74.25 मीन 74.25 रुपए हैं, तो 5 लाख करोड़ में हम 74.25 का गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 371.25 लाख करोड़। ठीक है फ्रेंड, ये $5 ट्रिलियन में इतना रुपया है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2024। हमारा भारत अपनी नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ करके और अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करके 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त कर लेगा, ताकि हमारा भारत दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन सके। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग गिव लीगल बेसिस टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन? तो पॉइंट 2 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और पॉइंट 4 एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897, ये दोनों ही हमारा सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें पूरे देश में आपदा डिजास्टर के दौरान राष्ट्रीय योजना प्लान को लागू किया जाता है। ये 2005 एक्ट के सेक्शन 11 के अंडर में आता है। 14 मार्च 2020 को गृह मंत्रालय मीन्स होम मिनिस्ट्री ने कोविड-19
कोविड-19 को आपदा घोषित किया था। किसके तहत? सेक्शन 2D 2005 के एक्ट के तहत। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, ये क्या है? महामारी को फैलने से रोकने के लिए उठाया गया कदम, जो कि सेक्शन 2 ऑफ एक्ट 1897। ठीक है फ्रेंड। तो ये दोनों ही हमारा सही होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 introduced the concept of human poverty index HPI, but human development report replaced it with multidimensional poverty index MPI in the year। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, 2010 में। 1997 में HPI का कॉन्सेप्ट लाया गया था, मींस ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें HPI 1 से विकासशील देशों की गरीबी निकाला जाता था और HPI 2 से विकसित देशों की गरीबी को निकाला जाता था। गरीबी निकालने के लिए 3 एलिमेंट का यूज किया जाता था। पहला क्या है? लॉन्गिटिविटी, दूसरा था नॉलेज और तीसरा क्या था? लिविंग स्टैंडर्ड। फिर बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट के अनुसार इसमें डाटा एक्यूरेट नहीं रहता था, उसमें एरर आ जाता था। तो 2010 में ह्यूमन डेवलपमेंट ने HPI को MPI मींस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिप्लेस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको करेक्टली मैच करना है। लिस्ट 1 में आर्टिकल दिया गया और लिस्ट 2 में उसका प्रोविजन। सबसे पहले ये क्या है? अनुच्छेद 61। ये बिल्कुल ईजी है, सभी को याद रहता है। आर्टिकल 61 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया, मीन्स ए का 2 से मैच कर गया। जब ए का 2 से मैच कर गया, इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ऑटोमेटिक हट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो आपका सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचा, जिसमें ए का 2 ए और सी दोनों में दिया गया है और डी का 1 ए और सी दोनों में दिया गया, मीन्स आपको ए के अलावा डी को भी नहीं देखना है, सिर्फ आपको बी और सी देखना है। बी क्या है? अनुच्छेद 67 खा, इसमें उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में बताया गया। तो बी का हमारा 3 से मैच कर गया, इसका मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड। फिर भी हम और भी आर्टिकल देख लेंगे। आर्टिकल 94 किसके बारे में बताया गया है? स्पीकर को हटाने के बारे में, मीन्स सी का हमारा 4। फिर लास्ट हमारा क्या बचा? डी अनुच्छेद 90। ये किसको हटाने के बारे में बताया गया? ये राज्यसभा के उप सभापति को हटाने के बारे में बताया गया, मीन्स डी का हमारा 1 से मैच हो गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए मीन्स असर्शन ए है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन मीन्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। अब ये राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP होता क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भारत में सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक ग्रुप है, जिसका मेन एम होता है प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। ठीक है फ्रेंड। लेकिन इसका टाइम पीरियड 2020 से 2025 तक है। ठीक है फ्रेंड, ना कि 2020 से 2030। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम इसका कारण रीजन देखेंगे। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना, ये हमारा बिल्कुल सही है, जिससे कि भारत के लोगों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो सके और उनकी लाइफ क्वालिटी क्या हो सके? इम्प्रूव हो सके। ठीक है फ्रेंड। तो कारण सही है, लेकिन कथन हमारा असर्शन क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा की कुल 11 सत्र हुए, मीन्स 11 सेशन हुए, जिनमें पहला सेशन 9 दिसंबर
1946 को हुआ और अंतिम सेशन मीन्स 11वां सत्र कब हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों डेट आप अच्छे से याद रखिएगा। इन दोनों डेट के अलावा संविधान सभा की एक अंतिम बैठक जो कि संविधान को लागू करने से पहले हुई थी, ये कब हुई थी, ये ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है, ये हमारा सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था, ये भी हमारा सही है। मीन्स दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी लखनऊ में। लखनऊ में और भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, दूसरा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स और चौथा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है फ्रेंड, ये सभी भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। सबसे पहले आप जानिए बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक तरह का लोन होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड की। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, ये एक तरह का डेब्ट सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी या लोन होता है जो कि किसी फर्म या कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। किसको किया जाता है, इन्वेस्टर को। ठीक है फ्रेंड, ये फर्म द्वारा इशू किया जाता है और इन्वेस्टर को बेचा जाता है। ठीक है फ्रेंड, फिर बात आती है आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसे हम उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो किसी इन्वेस्टर द्वारा खरीदा जा चुका होता है लेकिन उस समय तक कंपनी द्वारा उसका भुगतान मीन्स पेमेंट नहीं होता, उससे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड मार्केट बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, मीन्स इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने अपने 2020-21 के बजट में इसकी सीमा 9 से 15% तक बढ़ा दी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 15% तक। अगला क्वेश्चन है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। मीन्स द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन एन अटैच ऑफिस अंडर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। प्लानिंग कमीशन ही सारी पंचवर्षीय योजनाएं लागू करता था। ठीक है फ्रेंड, नीति आयोग के 2 मुख्य हब होते हैं, पहला है टीम इंडिया हब और दूसरा क्या है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में आपको स्कीम दी गई है और लिस्ट 2 में वो किस साल में लॉन्च हुई थी, आपको सही से मैच करना है। इन चारों ही ऑप्शन में स्वच्छ भारत अभियान, ये सभी को याद रहता कब इसका लॉन्च कब हुआ था, इसका लॉन्च 2 अक्टूबर 2014 मीन्स डी का 4। अगर डी का 4 हो गया तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम आते हैं ऑप्शन ए पे, पीएम जन आरोग्य अभियान, इसे हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते थे। इसे 2018 में लॉन्च किया गया। मीन्स ए का हमारा क्या हो गया, ए का 2। अगर ए का 2 हो गया तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर भी हम और भी स्कीम देख लेते हैं। बी क्या है, पीएम वय वंदन योजना, ये सीनियर सिटीजन के लिए एक पेंशन योजना थी। इसकी लॉन्चिंग कब हुई, 2017 में। मीन्स बी का 3। फिर उसके बाद पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसको कब लॉन्च किया गया, इसको 2015 में। मीन्स सी का 1। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों ऑब्लिक दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। भारत सरकार ने रिटेलर, शॉपकीपर और
सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन के लिए पेंशन स्कीम लॉन्च की। ठीक है फ्रेंड, अब इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र नहीं है, हमारा सही है। बी क्या है, उनका वार्षिक लेन देन मीन्स टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से अधिक ना हो, ये भी सही है। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन जो ये वाली स्कीम है इसमें सिर्फ खुदरा व्यापारी, दुकानदार और स्वरोजगार वाले व्यक्ति हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मीन्स ऑप्शन सी हमारा गलत है, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। डी क्या है, इसके अंतर्गत ₹3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है, मीन्स 60 साल की उम्र के बाद हर महीने कितना पेंशन मिलेगा, 3000। अगला क्वेश्चन है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है। पहला कथन क्या है, निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया, ये हमारा सही है। इंडियन गवर्नमेंट ने साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा नॉलेज और इनोवेशन को स्टार्टअप में बदलने के लक्ष्य से निधि कार्यक्रम की शुरुआत की। निधि का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। ठीक है फ्रेंड, निधि कार्यक्रम के अंडर में प्रयास को 2 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो पॉइंट 1 है वो सही है। अब पॉइंट 2 क्या है, इसका उद्देश्य 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना, ये भी हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, बेनेट द्वारा। बेनेट का पूरा नाम क्या है, जॉन डब्ल्यू बेनेट। ठीक है फ्रेंड, अब ये टर्म इकोलॉजिकल ट्रांजिशन होता क्या है, ये एक ऐसी स्टडी या अध्ययन है जिसमें ह्यूमंस और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में एक संबंध मीन्स रिलेशनशिप देखा जाता है, जिससे कि इकोलॉजी और सोसाइटी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है फ्रेंड, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन इकोलॉजी का ही एक टेक्निकल शब्द है, वर्ड है, जो या तो एक इकोटोन होता है, इकोटोन, या फिर किसी एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम पे जाने पे। ठीक है फ्रेंड, जिसे हम फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई घास का मैदान है और यहाँ पे नदी है, ये ग्रास लैंड है और ये रिवर है। अब अगर हम इस इकोसिस्टम से इस इकोसिस्टम में जाएंगे तो जो ये बीच का एरिया होगा इसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मीन्स इकोटोन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम NO2 भी बोलते हैं। जब ईंधन का दहन होता मीन्स फ्यूल कंबशन होता है तो नाइट्रोजन निकलता है, फिर हाईली टेम्परेचर के कारण ये ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, NO, फिर यही NO फिर ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, NO2, जिसे हम नॉक्स भी कहते हैं। यही नॉक्स स्मोक और एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है फ्रेंड, ग्रीन हाउस गैस ये चारों ही है, इन चारों के अलावा वाटर वेपर, कार्बन, फ्लोरोक्लोरो, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, मीन्स जनरली एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। सबसे पहले आप जानें कि इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण क्या होता है। इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है टू इनसर्किल या फिर टू सराउंडिंग, मीन्स चारों तरफ का आवरण, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आता है, बायोटिक में प्लांट और एनिमल आते हैं और अबायोटिक में मिट्टी, पानी और हवा आते हैं। इन्वायरमेंट बायोटिक और अबायोटिक का एक सम होता है। इन्वायरमेंट के कई कैटेगरी होती हैं, जैसे कि फिजिकल, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है, दूसरा है कल्चरल,
जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया है। तीसरा है बायोलॉजिकल, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है। इन तीनों के अलावा जियोग्राफिकल, सोशल और पॉलिटिकल कैटेगरी भी होती है, लेकिन ऑप्शन ए ऑपरेशनल इन्वायरमेंट मीन्स परिचालन पर्यावरण, पर्यावरण का एक प्रकार मीन्स कैटेगरी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए मीन्स असर्शन ए है, केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये हमारा सही है। भारत सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने और कृषि की आय दोगुनी करने के लिए ग्रामीण विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए 2020-21 के बजट में 15 लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए आवंटित किया गया। तो कथन ए हमारा सही है। अब इसका कारण हम देख लेंगे। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित हैं। ये भी हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड, वो 16 सूत्र आप फिगर में देख सकते हैं। तो इसका मतलब कथन ए भी सही है और इसका कारण भी सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या मीन्स एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 2021 के बजट में कृषि के लिए कितना का बजट घोषित किया गया है? 16.5 लाख करोड़ का। ठीक है फ्रेंड, और 2020-21 का थीम क्या है? इसका थीम है ईज ऑफ लिविंग मीन्स जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से हमारी पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है मीन जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। उसी के कारण समुद्र जल का स्तर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धीरे धीरे बीमारियां भी फैल रही हैं और प्रवाल भित्ति का विरंजक मीन्स ब्लीचिंग भी हो रही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इस टाइम प्रेजेंट में पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर कितना है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 2050 तक सभी देश ये कोशिश कर रहे हैं कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रखा जाए। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया तो समुद्र जल लगभग 2 मीटर ऊंचा हो जाएगा। विश्व के लगभग 70 से 80% तक ग्लेशियर क्या होंगे? पिघल जाएंगे और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? स्किन रोग भी ज़्यादा होंगे। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक TTCI जारी करता है। दी ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स TTCI इज रिलीज्ड बाय, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच द्वारा मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस इंडेक्स के अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी इंडेक्स जारी करता है। सबसे पहले ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, फिर तीसरा क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड, ये 3 और इंडेक्स भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। अब हम आएंगे ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक क्या जारी करता है? विश्व बैंक एज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी करता है। फिर उसके बाद ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जारी करता है। फिर उसके बाद ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये क्या जारी करता है? ये सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को SDGC, फिर उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये तीनों क्या जारी करता है? UNDP। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। सबसे पहले 1 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये कब हुआ? 1992 में।
इसका मेन फोकस क्या था कि दुनिया भर के देशों को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मीन्स पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान केंद्रित कराना। तो ये 1992 में। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। ये क्या है, ये 1987 में बना एक वर्ल्ड कमीशन है जिसका मेन फोकस था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। फिर उसके बाद थर्ड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का परिवर्तन मीन्स कब ये इन्फोर्स किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये क्या है कि ओजोन लेयर को जो सब्सटेंस डैमेज कर रहे हैं उन सबको क्या करना, बैन करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया, इसलिए हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। लेकिन इसे 1 जनवरी 1989 को क्या किया गया, परिवर्तन मीन्स इन्फोर्स किया गया। ठीक है फ्रेंड, 89 में। अब हम सारी डेट पहले लिख लेंगे। 1 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, 2 ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन ये 1987 में। फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इन्फोर्समेंट ये 1989 में। अब 4 हमारा बच गया। 4 क्या है, दी लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। ये लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये है क्या, ये 1972 में क्लब ऑफ रोम एक ग्रुप था, उसके द्वारा 5 वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप संबंध बताया गया था। वो 5 वेरिएबल क्या थे, पहला पॉपुलेशन जनसंख्या, दूसरा फूड, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, चौथा पोल्यूशन और पांचवा नेचुरल रिसोर्सेज। इन 5 वेरिएबल्स के बीच में क्लब ऑफ रोम ने एक संबंध बताया था। ठीक है फ्रेंड, और इसकी रिपोर्ट कब जारी की थी, 1972 में। तो 4 का हमारा क्या हो गया, 1972। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 और सबसे लास्ट में क्या होगा, 1। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले 1 क्या है, नाबार्ड की स्थापना। इसकी स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को। फिर उसके बाद 2 स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। इसको कब लागू किया गया था, इसको 1992 में। फिर उसके बाद 3 ये क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना को कब लागू किया गया था, इसको 1998 में। फिर उसके बाद 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। तो हमारा सही ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले क्षेत्रीय बैंक मीन्स 4, फिर उसके बाद नाबार्ड की स्थापना 1, फिर उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत मीन्स 2, फिर सबसे लास्ट में किसान क्रेडिट कार्ड योजना मीन्स 3। तो 4, 1, 2, 3। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। नेशनल चंबल सेंचुरी 3 राज्यों के ट्राईपॉइंट पे स्थित है। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है राजस्थान। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, हरियाणा, जो कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य रेड क्राउन कछुए के लिए, गंगा डॉल्फिन के लिए और घड़ियाल के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान मीन्स स्किल इंडिया कैंपेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है। पहला स्टेटमेंट क्या है, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। ये कथन हमारा सही है। अगर 1 सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट जाएंगे। अब दूसरा कथन क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। ये हमारा गलत है। स्किल इंडिया कैंपेन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कम पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग देना जिससे कि उनको बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिल सके और भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में आसानी हो जाए और वो बाद में सक्षम बन सके। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी 2019 में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जनवरी 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसका मेन एम है 2024 तक एयर पोल्यूशन को, वायु प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना। ठीक है फ्रेंड, जिसके लिए 2017 को बेस ईयर माना गया। मीन्स 2017 में वायु प्रदूषण से संबंधित जो डाटा, जो आंकड़े थे, उसकी हेल्प से आने वाले सालों में उसका कंपैरिजन करना और डाटा प्रोवाइड करना। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश प्राचीन भारत का एक वंश है। इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशियों से हुई है, सूर्यवंशियों से हुई है, जो प्राचीन कौशल देश के राजा थे। इनकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। ठीक है फ्रेंड। अब हम और भी ऑप्शन देख लेंगे। सबसे पहले ऑप्शन है वाकाटक वंश। 3री से 6ठी शताब्दी के बीच में इनका राज्य मध्य भारत में था। इनका एक प्रसिद्ध राजा था, उसका नाम क्या था? विंध्य शक्ति। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी शक वंश। शक वंश का साम्राज्य भारत और अफगानिस्तान तक फैला था। शक वंश की 5 शाखाएं थीं। फिर उसके बाद है ऑप्शन डी खारवेल वंश। 193 ईसा पूर्व खारवेल वंश कलिंग, जो कि अब उड़ीसा में है, वहां उसका साम्राज्य फैला था। महामेघ वाहन उस वंश का सम्राट था। हाथी गुम्फा की चट्टानों पे खारवेल वंश की जानकारी 17 पंक्तियों में बताई गई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए अलग समिति मीन्स अलग कमेटी। अलग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1989 में दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि गरीबी रेखा का निर्धारण शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ऑप्शन बी भी हम देख लेते हैं, लकड़वाला समिति। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी और गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया? कैलोरी से, घर और कपड़े से। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद ऑप्शन सी तेंदुलकर समिति। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2005 में दी। इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण प्रतिमाह आय से किया। शहर में रहने वाले लोगों की प्रतिमाह आय अगर 1000 है तो वो गरीबी रेखा में आएंगे। अगर गांव में रहने वाले लोगों की प्रतिमाह आय 816 रुपए है तो वो किस में आएंगे? गरीबी रेखा में आएंगे। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद है ऑप्शन डी रंगराजन समिति। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2014 में दी और इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया? प्रतिदिन कमाई से, कि अगर कोई पर्सन गरीब है और वो शहर में रहता है तो उसकी आय 47 रुपये प्रतिदिन है। ठीक है फ्रेंड। अगर कोई व्यक्ति जो गांव में रहता है उसकी आय 32 रुपये प्रतिदिन है तो वो क्या है? वो गरीब है। ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी फैक्ट्स आप अच्छे से याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में फिर से कोई दोबारा पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? मौर्य काल में जो एग्रोनोमई अधिकारी था वो आज के टाइम में जिलाधिकारी की तरह ही था। ठीक है फ्रेंड। एग्रोनोमई का काम था रोड निर्माण को देखना, सिंचाई को देखना, भूमि की पैमाइश का निरीक्षण करना, कृषि और जंगल को देखना और धातु उद्योग को देखना। ये सब काम किसका था? एग्रोनोमई का। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मार्ग निर्माण मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ठीक है फ्रेंड। मौर्य काल में एक और अधिकारी हुआ करता था जिसको हम क्या बोलते थे? एसटी नुमोई। इसका काम क्या था? इसका काम था कि कारखानों का निरीक्षण करना, जन मृत्यु का हिसाब रखना और बिक्री पर 10% टैक्स वसूलना। एग्रो
नुमोई और एस.टी. नुमोई मौर्य काल में प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। एस.टी. नुमोई को नगर अधिकारी आज के टाइम में हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए इस पेपर को 2 पार्ट में सॉल्व किया गया है। पहले पार्ट में आपके लिए 1 से 75 तक के क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन दिया गया है। आने वाले वीडियो में आपके लिए 75 से 150 तक के क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जिसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, सामाजिक असमानता मीन्स सोशल इनइक्वालिटी। बाकी तीनों इंडेक्स का यूज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने के लिए किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को कौन जारी करता है? UNDP। और 2020 में इंडिया की HDI रैंक कितनी है? 131। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने का एक इंटरनेशनल टूल होता है।